Okay, so today's topic is वयोभेद, एज क्लासिफिकेशन एंड आज हम समझेंगे कि वय क्या है। वय इज द टाइम मेजरमेंट ऑफ ऑल द स्टेजेस ऑफ लाइफ, जिसके अंदर हम मेजर करते हैं क्या क्या स्टेज एक व्यक्ति के उम्र में आती है। देयर आर वेरियस स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, साइकोलॉजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, इसमें फंक्शनल होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं। आयुर्वेदिक क्लासिक्स में टोटल एज ऑफ ह्यूमन बीइंग क्लासिफाई किया गया जो है फिजिकल डायनेमिक्स के अनुसार, दैट इज धातु पुष्टि उसकी कैसी होती है उसके आधार पर। कमार भट्ट जो है वो फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ से डील करता है, जिसमें जो है धातु पुष्टि शुरू हो रही होती है और स्पेशली बेसिस होता है मैच्योरिटी ऑफ अन्नवासोतस। और इसमें अन्नवासोतस की जितनी मैच्योरिटी होती है उसके हिसाब से यहाँ पर हम उसके एज का क्लासिफिकेशन करते हैं। और मोस्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इसलिए उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा क्या दूध पीने वाला है या किस प्रकार का फूड ले रहा है। ये सारा क्लासिफिकेशन एज के अनुसार रहता है। तो ये जो हमारे मेन चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे इस स्लाइड में बताया गया, किस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि एज क्लासिफिकेशन किया गया। अब चरक के अनुसार हम प्रारंभ करते हैं, जो हमारा शास्त्र में दिया हुआ है। चरक कहते हैं कि यद वयो स्थूल वेदेन त्रिविधम बाल्यम मध्यम जीर्णमिति तद तत्र बाल परिपक्वम धात्व वेदन कुमार सक्लेश सहम संपूर्ण बलम श्लेष्म धातु प्राय 16 वर्ष विवर्धमान धातु गुणम पुनः। तो इन्होंने दो प्रकार से जो है डिवीजन किया। एक डिवीजन किया कि कैसे आप जो है बच्चे का तीन मतलब कि जो एज है उसको तीन प्रकार से डिवाइड कर दिया, बाल, मध्य और जीर्ण। और उसके बाद उन्होंने बोला कि परिपक्व धातु बाल, अपरिपक्व धातु बाल बोला 16 से लेकर के 0 से लेकर 16 तक के लिए। और उसके ऊपर जो बताया वो विवर्धमान धातु, यानी कि उसकी धातु जो है वो अब विवर्ध हो गई है, अच्छी बन गई है। और वो एज बताया उन्होंने 16 से लेकर के 30 तक की। उसके उपरांत ये दोनों एज जब 16 से 30 कंप्लीट हो जाती है, फिर उसके बाद जो आता है वो एज आती है मध्यम और जीर्ण, यानी 30 से लेकर के 60 तक हो गया मध्यम, और जीर्ण हो गया 60 से लेकर के 100 की एज तक के लिए जो है उसको हम जीर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए अब जो है अपरिपक्व स्टेज को क्यों बोला गया अपरिपक्व, क्योंकि इसमें बहुत से बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए होते हैं। और टेंडर स्टेज है। टेंडर का मतलब उससे मत निकालिए कि कोई चीज अगर दर्द हो रही है तो चूल्हे पे जो टेंडरनेस महसूस होती है वो नहीं है। ये टेंडर का मतलब हो गया है कि अभी बहुत डेलिकेसी है, अभी बच्चे की उम्र में बहुत डेलिकेसी है और डिफिकल्टीज जो है वो टॉलरेट नहीं हो सकती। अभी कोई क्लेश नहीं सह सकता है वो। और इसके अलावा उसकी बॉडी का स्ट्रेंथ भी अभी उस प्रकार से डेवलप नहीं हुआ है जिस प्रकार से होना चाहिए। तो ये सारी जो है एक स्टेज के अंदर है। फिर उसके उपरांत देखिए आ जाता है काश्यप क्या कहते हैं। काश्यप ने बहुत ही अच्छा एक डिवीजन किया। उन्होंने कहा भाई जो बच्चे की उम्र है वो गर्भ, बाल और कुमार पे उन्होंने डिवाइड किया। तो ये एक क्लासिकल जो है डिवीजन है, जिसके अंदर उन्होंने गर्भ को भी लिया। उन्होंने गर्भ का जो समय है यानी इंट्रा यूटराइन पीरियड को भी एज के अंदर माना। जिस समय बच्चा जो है कॉन्सेप्शन हो जाता है, उसके उपरांत जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, वहां से एक बच्चे की उम्र का इन्होंने अंदाजा लगाया। और उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई बाल जो है वो 1 साल तक रहता है, क्षीरप जिसको कहते हैं, और उसके उपरांत कुमार। इसके बाद फिर युवा, मध्य और वृद्ध भी इन्होंने स्टेजेस बताए, जिसमें 17 से 34 युवा, 35 से 70, और उसके उपरांत जो है वो जो एज बताया वो वार्धक्य एज बताया इन्होंने। ये ऐसा इसमें बता रहे हैं। फिर आता है काश्यप। इसको एक बार फिर से आप समझ लेंगे तो सीधा बात उन्होंने कही कि काश्यप जो है इंट्रा यूटराइन फेज को मानते हैं, और उसके बाद बाल, कुमार, युवा, मध्य
और वार्धक्य स्टेज उन्होंने बताई, जिसमें कुमार 1 से 16 और उसके उपरांत तो युवा जो है 17 से 34 तक की स्टेज है वो इन्होंने बताई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर सुश्रुत का क्लासिफिकेशन देखिए। आचार्य सुश्रुत ने बोला कि जो है इसको 3 स्टेज में उन्होंने क्या बांटा, बाल, मध्य और वृद्ध, वार्धक्य स्टेज। और इसके बाद उन्होंने बाल्यावस्था को भी 3 प्रकार से डिवाइड कर दिया, एक क्षीरप, क्षीर अन्नाद और अन्नाद। तो जो भी बच्चा खाना खा रहा होता है, अभी दूध पी रहा है, तो उसका एज बताया उन्होंने 1 साल तक, यानी क्षीरप का एज जो आया वो 1 साल तक है। क्षीर अन्नाद 1 से लेकर के 2 साल तक के बीच में है, और अन्नाद उसके उपरांत 2 से लेकर 16 तक जो है अन्नाद। फिर जो एक एज ग्रुप आई वो मध्यम की एज ग्रुप बताई, जिसके बाद फिर से उन्होंने डिवीजन दिया, वृद्धि, युवा, संपूर्णता और परिहानि करके स्टेज दिया इन्होंने। वृद्धि 17 से 20 और युवा 21 से 30 और संपूर्णता 31 से 40 और परिहानि 40 से 70 की। अभी इन्होंने जो डिफरेंस वृद्धावस्था के लिए दिया वो 70 के ऊपर का, और जबकि वही चरक बोलते थे 60 के ऊपर की जो स्टेज है वो वृद्धावस्था की स्टेज आ जाती है, ऐसा इन्होंने बोला। लेकिन सुश्रुत ने उसी स्टेज को 70 से बोल दिया है। अभी आगे हम देखेंगे अष्टांग हृदय क्या कहते हैं। अष्टांग हृदय ने भी जो है आगे हमें बताया, अष्टांग हृदय की स्टेज अभी आप देखेंगे क्या बोलते हैं। अष्टांग हृदय कहते हैं कि भाई अप टू 16 साल का जो समय है उसमें इन्होंने 3 प्रकार से डिवीजन कर दिया, लगभग सुश्रुत से ही प्रेरित रहे। इन्होंने क्षीर आवर्तनम, अन्न आवर्तनम और उभयवर्तनम, ये 3 स्टेजेस इन्होंने बाल्य काल की इन्होंने बताई, जिसमें क्षीर आवर्तन जो है वो क्षीराद वाली स्टेज के समान है, और उसके उपरांत अन्न जो बच्चा खा लेता है अन्न के उसके साथ में है, और उसके बाद जो उभयावर्तन की स्टेज है वो उन्होंने बताई, उभयावर्तन जहाँ दोनों चीजें खा सकता है। और उसके उपरांत जो स्टेज आई है वो इन्होंने जो है बताई। इसी तरह अष्टांग संग्रह आप देखिए तो इन्होंने भी स्तन्य आवर्तन, आहार आवर्तन और उभयावर्तन जैसी स्टेज बताई। बस अष्टांग संग्रह जो ज्यादातर फॉलो करते हैं सुश्रुत को, वो यहाँ पर चरक को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने 60 तक बताई। फिर आगे हारीत का देखिए आप, हारीत संहिता जो है, जो जिन्हें उतना स्थान नहीं मिला जो चरक निवेश तंत्र को मिला, परंतु हारीत ने भी कुछ नए डिवीजन बताए, जैसे कि अधम, उत्तम, मध्यम और हीन। तो उसमें अधम स्टेज को फिर उन्होंने बाल, युवा, मध्यम, वृद्ध में डिवाइड किया, और उसके बाद फिर उसके जो बाल स्टेज बताई इन्होंने 16 तक। तो अभी आप ज्यादातर स्टेजेस में यही देखेंगे कि 16 तक की जो उम्र है उसे बालावस्था को बोला गया है। और हारीत ने जो है उसके बाद सबसे पहला जो एक वर्णन दिया वो दिया जो फीमेल का डिवीजन है, बाला और मुखा, यानी कि हारीत ने सर्वप्रथम जो है फीमेल का डिवीजन इसमें किया। 5 साल तक उन्होंने बाला बोला, और उसके बाद में 11 साल तक उसको बच्चे को मुग्धा करके संबोधित किया, ये इन्होंने बताया। उसके बाद आप देखेंगे अमर कोश क्या कहते हैं। अमर कोश कहते हैं एक नया इन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज किया, जिसमें बाल्यावस्था जो समय था उसको 5 साल तक बताया, और पौगंड एक नया स्टेज बताया जो कि टॉडलर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहा, वो उन्होंने बताया, और 9 साल तक का बताया। उसके उपरांत किशोर जो है स्टेज इन्होंने एक और बताई, किशोरावस्था, जिसमें जो आप सुनते हैं अभी तक किशोरावस्था नहीं है, तो वो बताया 16 साल तक, और फिर युवा अवस्था बताया। इसी तरह से आरोग्य रक्षा कल्पद्रुम जो हमारा जो विषय है वो बहुत अच्छा कुमारव्रत्य जो है वो उन्होंने केरल के जो काकू लंगारा राम वारियर करके एक लेखक रहे, उन्होंने बताया, और उन्होंने नियोनेटोलॉजी के अनुसार वीक और ईयर के डिवीजन को बताया। इन्होंने बताया कि भाई 2 दिन का कोई व्यक्ति 2 हफ्ते तक का है तो जात मात्र है, और पक्षातीत हो गया तो 15 दिन से लेकर के फिर 1 महीने तक पक्षातीत है, फिर अति पक्षातीत इसमें आ गया 1 महीने से 3 महीने तक, त्रैमासिक 3 माह से 6 माह तक, फिर षडमासिक 6 साल से 6 महीने से लेके 1 साल तक, फिर उसके बाद ईयरली डिवीजन इन्होंने दिया। तो
ये भी इन्होंने केरल का बहुत ही अच्छा इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जो पूरी तरह से बेस्ड है हमारे कुमार भट्टे के ही संहिताओं में, और काफी अच्छा इन्होंने ये बताया और पूरा एज वाइज इन्होंने डिवीजन इसको दिया। तो ये केरल का एक पूरा ग्रंथ है जो पूरा पूरा समाहित करता है सारी प्रकार की चिकित्सा, सारे प्रकार के जो व्यय विभाजन है उसको इन्होंने बताया और पूरे अच्छे से कवर किया है। ओके, फिर आगे देखेंगे हम हमारे इसके आगे जो आने वाली चीजें हैं वो है जो हमारे पुराण रहे और धर्मशास्त्र रहे वहां से। जैसे कि आप देखेंगे तो धर्म सिंदूर एक ग्रंथ रहा, उन्होंने सर्वप्रथम जो है टर्म यूज किया शिशु का। अभी तक किसी ने भी शिशु टर्म यूज नहीं किया था। शिशु टर्म इन्होंने बताया कि भाई वीनिंग तक का जो समय होता है, यानी कि जब तक अन्न प्राशन किया जाता है उस समय तक इसको हम जो है शिशु स्टेज कहते हैं। और उसके अलावा जब तक मूंज बद्ध नहीं किया, बाल स्टेज 3 साल तक आ गई और उसके बाद कुमार स्टेज आई, यानी कि मूंज बनने, यानी कि अगर आप एक सेरेमनी होती है जिसमें जनेऊ पहले जो है मूंज का जनेऊ पहनाया जाता था, वो जो है मूंज का जनेऊ बनाया गया तो उसको कुमार बोला गया। तो ऐसा ये जो है कुमार के लिए बताया गया। फिर आप देखिए पाराशर संहिता ने जो पहले सबसे पहले हारीत ने देखिए फीमेल का डिवीजन किया था, लेकिन उससे अच्छा डिवीजन और आया जो बहुत ही सीधा और बहुत सटीक डिवीजन था, जिसमें इन्होंने फीमेल को अष्टवर्षा भवेत गौरी, 9 वर्षा पुरोहिणी, 10 वर्षा भवेत कन्या अतपूर्व रजस्वला बोला। यानी कि 8 साल तक का बच्चा जो है उसे गौरी कहा जाएगा, 9 साल तक की बच्ची को रोहिणी और 10 साल तक की बच्ची को कन्या अतपूर्व रजस्वला। तो उसके बाद चाइल्डहुड पीरियड देखिए एलोपैथ या मॉडर्न हमारा क्या कहता है कि चाइल्डहुड पीरियड एक क्रिटिकल पीरियड है जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट्स होते हैं। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर रैपिड ग्रोथ होती है और हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट, कहती बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट का असर रहता है। चाइल्डहुड इज द मोस्ट क्रूशियल एंड वल्नरेबल पीरियड होता है जहाँ पे फ्यूचर का फाउंडेशन ले किया जाता है। चिल्ड्रंस गो थ्रू स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ चाइल्डहुड। चिल्ड्रंस आर वल्नरेबल टू डिजीजेस, बहुत सारी डिजीजेस से चिल्ड्रंस वल्नरेबल होते हैं और डिसेबिलिटी भी उनको इस एज के दौरान अगर तरीके से उनको देखा ना जाए तो हो सकता है। एज है, सेक्स है, प्लेस लिविंग, सोशियो इकोनॉमिक क्लास एंड पोस्ट एंड अदर वेरिएबल्स भी इसके ऊपर वेरी करते हैं। तो ये सारी चीजें हमको देखनी होती हैं एक बच्चे के चाइल्डहुड पीरियड के दौरान। स्टडीज ये भी बोलते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस जो है एडल्टहुड के जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज के ऊपर आते हैं। अगर जैसे कि ओबेसिटी है, हार्ट डिजीज है, क्रिमिनलिटी यानी कि कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन है, पुअर लिटरेसी हो रहा है, या न्यूमर जो है ये सारी चीजें जो है वो अगर आपका बचपन ठीक से नहीं है तो ये सारा रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, ये एडल्टहुड में आकर के आपको मिलता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो चाइल्डहुड है वो बहुत अच्छे से पास ऑन हो और आगे फिर उसका कंटिन्यूएशन हो। तो यही चीज यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट के उसमें बताया है, जो एक तरीके से एक जो है मजबूत पिरामिड के नीचे बेस की तरह काम करता है। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी होती हैं। फिर आगे देखेंगे हम चाइल्डहुड डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या होती है। तो मेन जो डेवलपमेंट स्टेजेस है वो 6 स्टेजेस है और ईच स्टेज को जो है मेंटल, फिजिकल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में देखा गया। तो अगर हम प्री नेटल स्टेज की बात करें तो वहां पे प्री नेटल स्टेज में 3 स्टेजेस के बीच यानी कि OEF के बीच में बांटा गया, जिसमें 0 से 14 दिन तक फर्टिलाइजेशन जब होता है तो उसको बोला गया ओवम स्टेज, और 14 से लेकर के 9 वीक के फर्टिलाइजेशन के लिए एम्ब्रियो स्टेज देखा गया। ये जो है एम्ब्रियो स्टेज जो है उसको बताया गया। फिर उसके बाद जो स्टेज आई वो फीटस स्टेज आई, यानी कि 9 वीक से लेकर के आगे जो अगला जो बर्थ तक का समय है वो है। और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है पेरीनेटल पीरियड। पेरीनेटल पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है जो कि एक्चुअली 28 हफ्ते से चालू होता है। ये एक्सटेंडेड पेरीनेटल पीरियड आपको बताया जा रहा है। जहाँ जहाँ हाई रिस्क डिलीवरी होती है वहाँ वहाँ पर हमको जो है प्रेगनेंसी में ऐसा पीरियड रखना पड़ता है। तो 2 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और 1 वीक ऑफ बर्थ तक के लिए फिर ये किया गया। और एक्सटेंडेड पेरीनेटल पीरियड 22 वीक्स से यानी 28 से लेकर के 1 तक
आपका रहा। फिर आगे हम देखेंगे कि 6 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन सी, इन जो OEF के बाद आया वो नीटसा आया, यानी कि न्यूबॉर्न, इन्फेंट, टॉडलर, स्कूल एज में प्री स्कूल एज, और फिर एक स्कूल एज, और उसके बाद नीटसा में ए जो है वो आया एडोलेसेंट एज। तो न्यूबॉर्न कब तक बोला गया, जब तक कोई बच्चा, इसमें भी 2 न्यूबॉर्न का स्टेज आता है, एक अर्ली न्यूबॉर्न होता है और एक लेट न्यूबॉर्न होता है। तो अर्ली न्यूबॉर्न जो बताया गया पहले 7 दिन बताया गया, और उसके बाद जो 28 दिन तक उसको लेट न्यूबॉर्न बोला गया। फिर अगले 1 साल तक जो है वो इसको 1 साल तक इन्फेंट बोला गया। टॉडलर 1 से लेकर के 3 साल तक बोला गया। उसके बाद टॉडलर स्टेज आई। प्री स्कूल एज जो है आजकल जो बच्चों को पहले ही आजकल भेज दिया जाता है, तो वो प्री स्कूल एज जो है वो 3 से लेकर के 5 साल तक की एज में रहा। और स्कूल एज जो आया वो आई 6 से लेकर के 12 साल तक की, जो एक्चुअली आंगनबाड़ी की एक एज होती है। और उसमें फिर जो है स्कूल एज के बाद जो बताया गया वो बताया गया। फिर उसके उपरांत एडोलेसेंट एज आई, यानी WHO जो डिवीजन देता है वो देता है 10 से लेकर के 19 साल तक का। अब इसी 10 के अंदर फिर से एक बार अर्ली एडोलेसेंट, मिड एडोलेसेंट और लेट एडोलेसेंट की जो है स्टेजेस भी फिर से आती है, वो यहाँ पर बताई गई है। तो इस तरह से आप उसका एक जो एक्रोनिम है आप उससे याद कर सकते हैं निमोनिक्स के। तो वो एक हो गया निटसा। निटसा आप देख लीजिए, न्यूबॉर्न, इन्फेंट, टॉडलर, स्कूल एज और फिर उसके बाद एडोलेसेंट। तो इस तरह से आपका डिवीजन यहाँ हुआ है। अब इसको थोड़ा डीप में जाएंगे तो हमने जैसे आपको बताया कि टाइम ऑफ बर्थ से लेकर के 28 एज तक का उन्होंने न्यूबॉर्न बताया। न्यूबॉर्न के अंदर जो है अर्ली डेवलपमेंट टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, फिर माइलस्टोन, ग्रास्प रिफ्लेक्स, स्टार्टल रिफ्लेक्स, ये सारे रिफ्लेक्सेस बच्चे में पैदा होते हैं। स्टार्टल रिफ्लेक्स अगर हम कोई ताली बजाते हैं तो जो बच्चा हल्का सा चौंक जाता है उसको हम स्टार्टल रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो ये सारे बच्चों के अंदर रिफ्लेक्सेस डेवलप होते हैं। इसी तरह से आगे जो है बच्चा अर्ली और लेट न्यूनेट के बारे में भी हमने आपको पहले बताया, वो भी यहाँ पर लागू होता है। फिर आगे देखते हैं इन्फेंट कब बोला गया, यानी कि अगर वही चीज 1 ईयर तक, 1 महीने के बाद 1 ईयर तक जो चलती है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट। और इन्फेंट जो होता है वो क्रूशियल चाइल्ड डेवलपमेंट है, क्योंकि ज्यादातर जो डेवलपमेंट जो हम पढ़ते हैं, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, सोशल, लैंग्वेज, ये सब कुछ जो जिस जगह पे आता है वो इन्फेंसी का समय रहता है। और इन्फेंसी जो होती है वहां पे ही हमको ये देखना पड़ता है कि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और जो भी डिलेड ग्रोथ होती है वो सब यही इसी एज में विजुअलाइज होती है। तो आफ्टर 6 मंथ जो है बच्चा रिस्पॉन्ड करने लगता है। कॉल अगर आप उनको नाम से बुलाएंगे, विदाउट सपोर्ट खड़ा होना, बैठना, ये सारी चीजें वहीं पर शुरू होती है। 9 महीने में जो एज शुरू हो जाती है उसके अंदर आप क्रॉलिंग आपको मिलेगी, शो आपको पिंसर ग्रैप्स देखिए वहां से मिलेगा। फिर आपको मिलेगा बाइसिलेबिक स्पीच मिलेगी। उससे पहले आप मोनोसिलेबिक स्पीच माँ बापा करते थे, अब यहाँ पर आपको बाइसिलेबिक स्पीच मिलने लग जाएगी। तो ये सारी चीजें 9 महीना बहुत इंपॉर्टेंट। 9 महीना एक बच्चे की उम्र जो है पैदा होने की 9 महीने तक रहती है, और उसके बाद जब वो 9 महीना और पार कर लेता है तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर आना शुरू कर देती हैं जो उसको इस सोशल लाइफ से जोड़ती है। तो हमारे लिए ये 9 महीना का टाइम पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको हमको रेगुलर वॉच करते रहना चाहिए। फिर आगे देखिए हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो हम अभी इसमें डिस्कस करते हैं, वो आता है टॉडलर का एज। तो पहले इन्फेंट आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इन्फेंट जो है वो हम उसको अभी देख चुके हैं। आगे आते हैं टॉडलर की। देखिए टॉडलर क्या होता है कि चिल्ड्रन जो 1 to 3 ईयर्स ऑफ द एज है उनको हमको टॉडलर बोलते हैं। टॉडलर एक बहुत ही मिस्चीवियस स्टेज, ज्यादातर ये लोगों को बच्चे सबको जोड़ के रखते हैं आपस में, हंसी मजाक, और थोड़े से बच्चे भी थोड़ा यहाँ इस एज ग्रुप में बहुत अच्छे से डील करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। इनका सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो चुका होता है, इसलिए ये टॉडलर की स्टेज होती है। और इसमें लैंग्वेज डेवलप अच्छे से हो जाती है, इमोशनल बहुत रिलेशनशिप आपस में डेवलप हो चुकी होती है, इमोशनल रेगुलेशंस डेवलप हो चुके होते हैं। रूटीन डेवलपमेंट इसके अंदर जो है वो चाइल्डहुड में बाकी सारे आते बच्चे इसी समय से जो है जो प्ले ग्रुप है वहां जाना शुरू कर देते हैं। तो ये स्टेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। उसके बाद प्री स्कूल एज आपकी शुरू हो जाती है, जो आज 3 से लेकर के 5 साल तक के बच्चों में रहता है। और उसके अंदर प्ले ग्रुप्स में जाना,
चाइल्ड जो है फॉर्मल लर्निंग देखने लगता है। टीचर स्टार्ट प्लेइंग अ बिग रोल इन द चाइल्डहुड पीरियड इन दिस स्टेज। अब टीचर का इन्वॉल्वमेंट थर्ड पर्सन का जो लाइफ में होता है वो आने लगता है। फिर चिल्ड्रन जो है वो प्री स्कूल एज और किंडरगार्टन के लिए जाने लगते हैं। चाइल्ड वहाँ पर फाइन मोटर स्किल्स सीखता है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ सीखता है वहाँ पर। तो ये सारी चीजें वहाँ पर सीखता है एक बच्चा। और ये प्री स्कूल एज इसलिए इम्पोर्टेंट होती है। फिर एक स्कूल एज आती है जिसके अंदर 6 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चों को रखा जाता है। और ये उम्र में बच्चे जो है अगर आंगनबाड़ी की बात करेंगे तो 5 साल तक ये बच्चे आंगनबाड़ी में रहते हैं। उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो स्कूल के लिए जाते हैं। जो हमारे प्राइमरी लेवल रहता है वो भी यहाँ पर प्राइमरी स्कूल में जाने लगते हैं, जैसे आप देख रहे हैं सेकंड लाइन में। और ये बच्चे जो है इनको कांस्टेंट सुपरविजन जो है आप नहीं करना होता है, आप इनको छोड़ सकते हो, रेगुलर आप वॉच रखने की जरूरत नहीं है। और ये बच्चे अब इंडिपेंडेंस चाहते हैं, बहुत स्कूल और अपने घर पे ये अपना ध्यान खुद रखना शुरू कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। और इमोशनल ग्रोथ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें टीचर और पेरेंट के साथ अलग अलग बॉन्डिंग बनती है और वो ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। और हमको इस समय बच्चे को बहुत अच्छे से ये बताना पड़ता है कि कौन सी अच्छी चीज है, कौन सी अच्छी चीज नहीं है। ये सारी चीजें हम उनको बताते हैं। और बच्चे को आगे के क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं ये सारी चीजें भी हमको जो है चीजें यहाँ पे सिखाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। फिर एक एज आती है एडोलेसेंट एज। एडोलेसेंट एज जो है 10 से लेकर के 19 साल तक के बीच में आप स्टार्ट हो जाती है। और टीनेजर्स जो होते हैं वो ज्यादातर इसी स्टेज में जो है टीनेजर्स रहते हैं। आप 10-11 के बाद जब 13 आ जाता है तो 19 तक ये टीनेजर्स की स्टेज होती है। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और एक्सपीरियंस बिल्कुल कम होता है। बच्चे नई नई चीजों से इंटरेक्ट करते हैं और ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स से रिलेशन नहीं रखना चाहते, क्योंकि अब वो बाहर के सोशली बहुत इन्वॉल्व हो चुके होते हैं और इन्वॉल्वमेंट वहीं ज्यादा उनको कंफर्ट जोन उनको लगता है। तो ये बात ध्यान रखने की होती है। और वो जो है अपनी आइडेंटिटी और पर्सनालिटी वहाँ पे उनको जो है जज करनी आ जाती है। तो ये भी एक बहुत ध्यान रखने की बात है। और ज्यादातर बच्चे इस एज ग्रुप में आके टीनेजर्स जो होते हैं वो माँ बाप से थोड़ा सा अब दूर रहने के लिए रहने लगते हैं और फ्रेंड्स की कंपनी ज्यादा उनको अच्छी लगती है। इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस भी अब वो उतना जो है डेवलप नहीं कर पाते। अब उनको जो है टीचर्स से ज्यादा उनके फ्रेंड्स और उनका सर्कल ठीक लगने लगता है। तो ये एक एडोलेसेंट के अंदर का एक समस्या ये तो रहता ही हमेशा से ही। तो इस तरह से एक एडोलेसेंट के अंदर जो है एनर्जी और एक्सपीरियंस रहता है, कम रहता है एक्सपीरियंस और एनर्जी बहुत रहती है। तो और जनरेशन गैप जो होता है वो। तो इस तरह से आप डिवीजन दूसरे में भी देखिए कि कैसे एडोलेसेंस में 3 प्रकार का डिवीजन किया, प्री प्यूबिसेंट और प्यूबिसेंट और पोस्ट प्यूबिसेंट। तो प्री प्यूबिसेंट वाला स्टेज जो है इसके अंदर सीधा बात जो है आ जाता है कि गर्ल्स जो है आप देखेंगे जल्दी मेच्योर होते हैं। तो उनकी मेच्योरिटी स्टेज आप देखेंगे 2 साल प्रीवियस बच्चों के रहती है। और विशेषकर जो है बॉयज थोड़ा सा कंपेरेटिवली लेट मेच्योर होते हैं। तो इस तरह की मेच्योरिटी जो है ये सारा जो है एडोलेसेंस के अंदर मेच्योरिटी का वो है। और आजकल आप देखेंगे ये तो एक नॉर्मल पीरियड दिया हुआ है, पर अभी के समय और ज्यादा जो है बच्चे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी यानी जल्दी प्यूबर्टी आ जाती है। चरक ने शारीरिक स्थान में बहुत सारे अच्छे अच्छे श्लोक दिए हुए हैं कौमार मृत्यु को लेके, जहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई सामान्य चिकित्सा सिद्धांत हमें क्या करना चाहिए एक बच्चे के लिए। तो हमको ये जानना चाहिए कि प्रकृति, मनुष्य, निमित्त, पूर्व रूप, रूप, उपक्षय और ये सब रोग परीक्षात्मक विधियों से रोग का निश्चय करना चाहिए। और ध्यान रखते हुए आतुर औषधि देश काल रोग का आश्रय लेते हुए हमें चिकित्सा प्रारंभ करनी चाहिए। बालक को हमेशा पैलेटेबल औषधि देनी चाहिए। तो ये भी बोला गया कि भाई एक माँ बच्चे में और एक एडल्ट में बहुत फर्क नहीं। वो चरक बोलते कि दोष दुष्मलस्य महतावादेश ता एव सर्वबालाना मात्रा तो अल्पतरा मता। मतलब उन्होंने इन्हें बोल दिया कि भाई सारी चीजें एक समान है लेकिन मात्रा अल्पतर है, इसलिए मात्रा का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। फिर वह वर्गीकरण और सामान्य चिकित्सा में चरक ने फिर से चरक अध्याय 30 के अंदर चिकित्सा अध्याय 30 में बताया कि भाई 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक निवर्तमान होता है और एक जो है प्रतंत्र हो गए।
तो प्रतंत्र बालक वो हो गए जो अभी भी जिनको आवश्यकता है अपने काम के लिए मदर की, और वही निवृत्तमान जो बड़े हो चुके हैं, जिनको अभी जो है खाना पीना और उसके लिए माँ की जरूरत नहीं है, तो ये सारा जो है बच्चे कर लेते हैं। तो इसके बाद भैंसक भी कितने देना चाहिए, हो सके तो कम देना चाहिए। और कैसे देना चाहिए बच्चे को, मधुर और कचाय और क्षीरान्वित देनी चाहिए और मृदु देनी चाहिए। फिर उन्होंने और बताया कि अत्यंत स्निग्ध और कटु विपाकी औषधियां, रुक्ष उष्ण अम्ल औषधियां ना दी जाए। तो ये भी इन्होंने बोला कि बहुत गुरु औषधियों का भी देना ठीक नहीं है। फिर उसके बाद और चीजें इन्होंने बताई कि जो है बच्चे की कोमलता और स्वतंत्रता को देखकर ही वमन आदि संशोधन कर देना चाहिए। आगे इसी तरह से आप देखिए चरक बोलते हैं कि भाई कैसे कैसे बच्चे को हमको ग्रो करने में और बच्चे की जो टेंडरनेस है, ये सारी चीजें देखने के बाद ही आप ये करिए, बच्चे को दवाई देनी चाहिए। इसी तरह से आप देखेंगे तो अगला अष्टांग हृदय क्या कहते हैं कि भाई सुकुमार बच्चा है तो बच्चे को ज्यादातर दवाई कैसी देनी है, स्निग्ध और क्षीर घृत से के साथ देनी है। फिर उसके बाद वमन इत्यादि और जो है ये सब हमको मृदु देने चाहिए, और हमको वमन देना भी है तो क्षीर और इत्यादि से ही देना चाहिए। फिर उन्होंने लास्ट में एक बात कही कि भाई जहां हमको वस्ती की विरेचन की जरूरत है, जो विरेचन साध्य रोग है, वहां आप कोशिश करिए कि आप वस्ती दे दीजिए, और जहां मर्च साध्य है वहां प्रतिमर्श दीजिए, और जहां विरेचन है बच्चे को देना है वहां आप धात्री को विरेचन दे दीजिए। तो जहां पर अधिक हमको वो करना है उस पे हमको रिप्लेसमेंट कर देनी चाहिए बच्चे को मृदुता को देखते हुए। तो ये आप ध्यान रखिए। और फिर उसके बाद आज का लेक्चर यही देखिए समाप्त होता है। आज इस लेक्चर के अंदर आपने बहुत अच्छे से समझा कि किस प्रकार बच्चे के वय विभाजन की आवश्यकता है, और हम उस वय विभाजन के अंदर उस बच्चे के वय अनुसार ही किस प्रकार से हम ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। बच्चे टेंडर होते तो बहुत ज्यादा हमको बच्चों को औषधियां नहीं देनी है। कोशिश हमें यही करना है कि उनकी डाइट इत्यादि से सुधार ले, और सबसे बड़ी बात ध्यान रखती है कि बच्चे की जो की उम्र है उसी के हिसाब से उसकी मात्रा औषधि की होती है। आज के लिए इतना।